बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन में हम किसी फ़ाइल को रीड कैसे करते हैं और किसी फ़ाइल को लिखते डाटा किसी फ़ाइल में लिखते कैसे हैं। तो इस फ़ाइल का जो मटेरियल है वो ये जो मटेरियल है ये आपको पाइथन सीखो डॉट रीड द डॉक्स वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। और अगर आप इसको इस मटेरियल को इस एज ए नोटबुक एज ए पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो आप इसको यहाँ पे नोटबुक में जाके पीडीएफ के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन सेलेक्ट करके और आप यहाँ पे इसको सेव करेंगे तो ये आपके कंप्यूटर में इसको डाउनलोड फोल्डर में इसको सेव कर देगा पीडीएफ को। और इस तरह से आप ये जो पीडीएफ है ये पूरा लेसन जो है इसको एज ए पीडीएफ भी आप यानी पढ़ सकते हैं। तो इस लेसन में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि हम पाइथन में न्यू फाइल क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम उस फाइल में लिखते कैसे हैं जब हमने उसको क्रिएट कर ली। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई फ़ाइल पहले से मौजूद हो तो हम उसमें कैसे लिखते हैं। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास अगर डाटा हो जैसे न्यूमेरिकल डाटा है तो हम उसको मुख्तलिफ सेपरेटर्स के साथ, सेपरेटर से मुराद यानी कॉमा या टैब या स्पेस के सेपरेटर इस्तेमाल करके कैसे लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको रीडिंग ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा कि हम किसी फ़ाइल को रीड कैसे करते हैं, हम लार्ज फाइल्स को कैसे रीड करते हैं। उसके अलावा उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने किसी स्पेसिफ़िक लाइन किसी फ़ाइल में, हमारे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल है और हम चाहते हैं कि उसकी 9वीं या 10वीं या 100वीं या 1010वीं लाइन को चेंज किया जाए, मॉडिफाई किया जाए या वहाँ पे कोई लाइन न्यू लाइन इंसर्ट की जाए तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जेसन डाटा फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा कि जेसन फॉर्मेट में हम डाटा कैसे लिखते हैं और रीड कैसे करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बाइनरी डाटा फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा कि बाइनरी फॉर्मेट में हम के डाटा को कैसे लिख सकते हैं और कैसे लोड कर सकते हैं। तो मटेरियल की तरफ जाते हैं। आप इस मटेरियल को इस पूरी मटेरियल को एज ए जुपिटर नोटबुक आप इसको अगर डाउनलोड करना चाहें तो आप यहाँ पे सबसे एंड पे आके यहाँ पे इसको आप एज ए जुपिटर नोटबुक रन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये मेरे पास इधर डाउनलोड फोल्डर में ये फ़ाइल जुपिटर नोटबुक जो है आईपाइथन नोटबुक ये सेव हो गई है। उसके बाद आप इस जुपिटर नोटबुक को आप अपने लोकल कंप्यूटर पे भी रन कर सकते हैं और या फिर आप इसको ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं। ऑनलाइन आप इसको कोलैब या स्टूडियो लैब या बाइंडर के ऊपर बाइंडर हब या जुपिटर हब के ऊपर आप इसको रन कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कोलैब के ऊपर इसको रन करना चाहूँगा अगर, तो यहाँ पे colab.research.google.com इसको मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे अगर आप साइन इन नहीं है तो आपको पहले साइन इन करना होगा अपने जीमेल के अकाउंट से और यहाँ पे फिर अपलोड में जाके आप इसको अपना जो आपके कंप्यूटर में ये जो फाइल है जो आईपाइथन नोटबुक आप इसको लोड कर सकते हैं। तो जब ये नोटबुक लोड हो जाएगी तो उस वक़्त आप इस नोटबुक को ऑनलाइन रन कर सकेंगे। लेकिन ऑनलाइन रन करने के लिए आपको ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपके इंटरनेट का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप अपने लोकल कंप्यूटर में भी इस आईपाइथन नोटबुक को रन कर सकते हैं। और अगर आप रन नहीं करना चाहते तो आप सिंपल ये पीडीएफ फाइल से भी इस पूरे लेसन को पढ़ सकते हैं। तो नोटबुक लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम किसी न्यू फाइल क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन में। तो पाइथन में न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और ये ओपन फंक्शन जो है ये 2 आर्गूमेंट्स लेता है। जो पहला आर्गूमेंट है वो उस फाइल का कंप्लीट पाथ है और जो सेकंड आर्गूमेंट है वो हमारे पास बता रहा है कि हमने ये फ़ाइल क्रिएट करनी है। W का मतलब ये है कि हम फाइल न्यू क्रिएट करना चाह रहे हैं। और ये जो पहला आर्गूमेंट है ये एक कंप्लीट पाथ है और अगर ये कंप्लीट पाथ इस केस में चूँकि सिर्फ फाइल नेम है तो इसका मतलब है कि हम करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ही इस फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो जब मैं ये कोड को रन करूँगा तो ये कोड मुझे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में एक न्यू फाइल क्रिएट करके देगा और उस फाइल का नाम होगा न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट। ठीक है। और अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो यहाँ पे कोलैब में यहाँ पे आप देखें कि मेरे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है और इस वक्त इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने अभी इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं लिखा। उसके बाद जब हम ये कोड ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे या ओपन फंक्शन के ज़रिए कोई फ़ाइल क्रिएट करते हैं तो ये जो रिटर्न करता है ये हमें टेक्स्ट आईओ रैपर रिटर्न करता है। और इस टेक्स्ट आईओ रैपर को हम यानी हम फाइल हैंडलर भी कह सकते हैं। और अगर हम इसकी टाइप चेक करें तो आप देखेंगे इसकी जो टाइप है वो आईओ रैपर है। ठीक है। और इस का फ़ायदा ये है, ये जो इसका है फाइल हैंडल है, इसका फ़ायदा यह है कि हम इसकी मदद से
फ़ाइल को चेक कर सकते हैं कि क्या फ़ाइल क्लोज़ है या नहीं है, क्योंकि जब फ़ाइल क्लोज़ होगी तो हम उस वक्त उसके अंदर नहीं लिख सकते। करंटली चूँकि हमने फ़ाइल को सिर्फ ओपन किया है, सिर्फ क्रिएट किया है तो और ओपन किया, अभी क्लोज़ नहीं किया, तो इस वक्त आप देखेंगे ये फ़ाइल जो है अभी क्लोज़ नहीं है। अगर हम फाइल को क्लोज़ करना चाहें तो हम इस क्लोज़ फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप देखें कि क्लोज़ फंक्शन के बाद अगर हम डॉट क्लोज्ड जो एट्रीब्यूट है इस फाइल हैंडल का, हम वो उससे अगर चेक करें कि क्या फ़ाइल क्लोज्ड है या नहीं, तो आप देखें कि हमें पता ये फ़ाइल जो है इस वक्त क्लोज्ड है। जब फ़ाइल क्लोज़ हो जाती है उस वक्त हम फाइल के अंदर नहीं लिख सकते। अगर हम ये चाहें कि हम हर वक्त फ़ाइल के अंदर लिखने के बाद मैनुअली उसको क्लोज़ ना करें, हमें फ़ाइल को लाजमी क्लोज़ करना चाहिए जब भी हम किसी भी फ़ाइल के अंदर काम कर लें। लेकिन अगर हम ये चाहें कि हम मैनुअली क्लोज़ ना करें, ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाए, तो उसके लिए हम कंटेक्स्ट मैनेजर का इस्तेमाल करते हैं। कंटेक्स्ट मैनेजर से मुराद ये कि ये विद स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगर विद स्टेटमेंट की मदद से अगर हम किसी फ़ाइल को क्रिएट करें तो वो उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि हम जब इस कंटेक्स्ट मैनेजर से बाहर जाएंगे, आप देखेंगे ये कंटेक्स्ट मैनेजर है और हमारी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो इसके अंदर होंगी, यहाँ पे एक इंडेंट में 4 स्पेसेस छोड़ के। तो जब हम इससे बाहर जाएंगे तो हमें फ़ाइल को क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे ये जो फ़ाइल यानी ये जो कंटेक्स्ट मैनेजर ने हमें यहाँ पे फ़ाइल हैंडल जो FP जो है ये फ़ाइल हैंडल है। तो जो हमने इसे रिटर्न किया तो हमने जब चेक किया कि फ़ाइल क्लोज़ है या नहीं, तो आप देखें कि इसने हमें बताया कि फ़ाइल जो है वो क्लोज्ड है। अगरचे कि ऊपर हमने एक्सप्लिसिटली जब क्लोज़ किया था तब पता चला था कि फ़ाइल क्लोज्ड है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास फ़ाइल जो थी वो हमने एक्सप्लिसिटली क्लोज़ नहीं किया, उसके बावजूद भी फ़ाइल क्लोज़ हो गई। उसकी वजह ये थी कि हमने कंटेक्स्ट मैनेजर यानी विद का इस्तेमाल किया। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर ड्यूरिंग राइटिंग समथिंग इन द फाइल अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए तो हमें उसके बावजूद भी फ़ाइल को क्लोज़ नहीं करना पड़ता। यानी एरर आ गया तो आपका कोड जो है वो स्टॉप हो जाता है अमूमन। तो जब आपका एरर आ गया और आपका क्लोज यानी जो कोड स्टॉप हो गया, लेकिन अगर आपने फ़ाइल को क्लोज़ नहीं किया तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपको फ़ाइल को लाजमी क्लोज़ करना होता है। तो अगर आपने फ़ाइल को क्लोज़ नहीं किया तो आपका डाटा लॉस हो सकता है। तो इस कंटेक्स्ट मैनेजर का इस्तेमाल का फ़ायदा ये है कि अगरचे कि आपका एरर भी आ जाए तो उसके बावजूद भी आपकी फ़ाइल जो है वो क्लोज़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे आप देखें यहाँ पे मैं एक फ़ाइल ओपन कर रहा हूँ, बेसिकली मैं एक न्यू फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड आर्गूमेंट है वो W है, और उसके अंदर मैं इस फाइल हैंडल की मदद से डॉट राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैं ये स्ट्रिंग इसके अंदर लिख रहा हूँ। और जब मैंने ये स्ट्रिंग लिखा तो मैंने खुद से यहाँ पे एक एरर रेज़ कर दिया, और ये एरर जो है ये कह रहा है कि यू आर नॉट अलाउड टू अटर दिस, यानी आप ये चीज़ नहीं कह सकते। और चूँकि ये एरर आ गया तो अब मैंने ये फ़ाइल तो खुद से क्लोज़ नहीं की थी, लेकिन कंटेक्स्ट मैनेजर का इस्तेमाल की मदद से मुझे फ़ायदा ये हो गया कि मेरी फ़ाइल जो है वो उसके बावजूद भी क्लोज़ड है। तो आप देखें कि मैंने यहाँ पे ये जो फ़ाइल जो है उसके अंदर ये लिखा, और अब अगर मैं चेक करूँ कि क्या मेरी जो फ़ाइल है वो क्लोज्ड है, तो येस इट इज़ क्लोज्ड। तो अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं इसको क्लोज़ ना किया होता और मेरा कोड जो है वो एरर की वजह से क्लोज यानी रुक जाता, तो क्वाइट पॉसिबल है कि मैं ये फ़ाइल भी लूज़ कर देता, क्योंकि ये फ़ाइल ऑलरेडी ओपन थी और क्लोज़ नहीं हुई थी। तो लेकिन अब चूँकि ये फ़ाइल क्लोज्ड है, मैं इस फ़ाइल को यहाँ पे देखूँ तो आप देखेंगे इसके अंदर ये जो मैंने एरर आने से पहले जो काम किया था वो सारे का सारा काम उसमें हुआ है, और फाइल जो है उसके बाद क्लोज़ भी हो चुकी हुई है। जिसका मतलब यह है कि ये फ़ाइल जो है मेरे लिए स्टिल यूज़फुल है, मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ, इसको मूव कर सकता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी न्यू फाइल में लिख कैसे सकते हैं। अगर हम यानी जो कंटेक्स्ट मैनेजर है वो हमें एक फ़ाइल हैंडल जो देता है जिसको मैंने FP कहा हुआ है। इस FP की वजह से हमने ऑलरेडी देखा कि हम राइट फंक्शन का इस्तेमाल करके इस फाइल के अंदर हम कोई सा भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप देखें कि मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और इस फाइल में मैं ये स्ट्रिंग लिख रहा हूँ कि माय नेम इज़ अली। और आप देखेंगे जब मैं इसको यानी ये जो न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई, इस न्यू फाइल में यहाँ पे इसने ये स्ट्रिंग लिखा हुआ माय नेम इज़ अली। ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ कि एक स्ट्रिंग की बजाय मल्टीपल स्ट्रिंग्स लिखे जाएं, तो आप यहाँ पे देखें कि ये लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है, ये एक लिस्ट है जिसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं। तो अगर मैं मल्टीपल स्ट्रिंग्स ये लिखना चाहूँ तो मैं फिर इस फाइल हैंडल की मदद से राइट लाइन्स फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा। तो राइट लाइन्स जो है इसका जो इनपुट है वो एक लिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और वो लिस्ट जो है वो उसका हर मेंबर जो है वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो मैं वो जो सारी की सारी जो ये जो लिस्ट है
लाइंस, इसको राइट लाइंस की मदद से मैं इस फाइल में लिख सकता हूँ। तो जब मैं इस फाइल को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखें कि अब जो फाइल न्यू फाइल क्रिएट हुई है, न्यू फाइल, तो अब इसके अंदर ये 2 स्ट्रिंग्स हैं बेसिकली। माई नेम इज़ अली, हिज नेम वॉज अली, ही वॉज वेरी ब्रेव। तो अब ये देखें कि आप यहाँ पे ये इसके अंदर लिखा हुआ है। अगर हम किसी फ़ाइल में यानी अब फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे ये फ़ाइल क्रिएट की थी और अगर मैंने दोबारा से न्यू फ़ाइल क्रिएट कर ली, यानी ये जो यहाँ पे मैंने फ़ाइल क्रिएट की थी इसका नाम भी न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट था और दोबारा से मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली जिसका नाम न्यू फाइल डॉट टेक्स्ट था और इसके अंदर फ़र्ज़ किया मैंने कुछ न्यू लिख लिया, हिज नेम, ठीक है, हिज नेम वाज हुसैन, ही वाज वेरी ब्रेव। अब ये टेक्स्ट जो है ये इस टेक्स्ट से डिफरेंट है, लेकिन चूंकि ये नेम सेम है तो अब क्या हुआ, अब ये फ़ाइल दोबारा से क्रिएट हो रही है। तो ये लेकिन करंट फोल्डर में तो ये पहले से भी फाइल मौजूद थी सेम नाम से, तो होगा क्या, होगा ये कि पहली वाली फ़ाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी और न्यू फाइल जो है वो क्रिएट होगी जिसके अंदर हमने ये लिखा होगा, जो हमने हमारा ये जो टेक्स्ट है ये उसके अंदर ये जो लाइंस हैं, ये लिस्ट है, ये उसके अंदर लिखी होगी, लिखा होगा। और अब अगर हम चेक करें अपनी फ़ाइल को दोबारा से तो आप देखें कि ये जो न्यू टेक्स्ट है, अब ये न्यू टेक्स्ट जो है ये 2 लाइंस में है क्योंकि हमने यहाँ पे ये /n जो है इसका मतलब यह है गो टू नेक्स्ट लाइन। तो इसलिए अगर आप यानी जब कोई फ़ाइल लिख रहे हो तो और अगर उस फाइल का नेम जो है वो सेम है टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ़ाइल तो आपको पता होना चाहिए कि आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ़ाइल है वो डिलीट हो जाएगी, आप उसको रिकवर नहीं कर सकेंगे। तो बाज़ औक़ात तो इस तरह के एरर्स से आप अपना डाटा भी लूज़ कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ़ाइल है, हम चाहते हैं कि उसी फाइल में ही लिखा जाए, उसको डिलीट किए बगैर उसमें लिखा जाए या उसके एंड के ऊपर लिखा जाए, तो हम उस वक्त हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फ़ाइल नेम तो डेफिनेटली सेम होगा लेकिन जो सेकंड आर्गूमेंट है वो ए होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू हम ए इस्तेमाल करेंगे। ए का मतलब है अपेंड, यानी जो पहले से फ़ाइल मौजूद है ये वाली, इस फाइल में उसके एंड के ऊपर जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो लिखो आप, ठीक है। जब आप देखेंगे मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे इस टेक्स्ट में ये जो सेंटेंस था ये इसके एंड के ऊपर अपेंड कर दिया गया इस फाइल में, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ़ाइल के एंड में कुछ भी मज़ीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ये जो फ़ाइल है ये एग्जिस्ट होनी चाहिए। अगर ये सिर्फ फाइल नेम है तो करंट फाइल में, करंट वर्किंग डायरेक्टरी या करंट फोल्डर में ये एग्जिस्ट होनी चाहिए, और अगर ये कंप्लीट पाथ है फाइल का तो वो कंप्लीट पाथ भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम फ़र्ज़ किया हमारे पास ये डाटा है, एक लिस्ट है जिसमें मतलब हमारे पास अपेरेंटली न्यूमेरिकल डाटा बट दिस न्यूमेरिकल डाटा इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, और अगर हम चाहें कि ये जो डाटा है हम किसी फ़ाइल में लिखें और इसमें 3 रोज़ हों, 3 कॉलम्स हों, तो हम इस फॉर लूप की मदद से इस लिस्ट के ऊपर इटरेट करेंगे और पहली हर इटरेशन के ऊपर हमारे पास ये जो लिस्ट आएगी, ये जो स्ट्रिंग आएगा, हम इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, ताकि जब हम इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करें तो हमारे पास एक लिस्ट आए जिसमें 3 मेंबर्स हों, 1 2 3। तो हम उस लिस्ट को दोबारा जो हमारे पास न्यू लाइन जो एक लिस्ट होगी उसके अंदर 3 मेंबर्स होंगे 1 2 3, और उस 1 2 3 को हम इस फाइल में इस राइट फंक्शन की मदद से हम उसमें लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं यहाँ पे 1 2 3 जब मैंने एक लिस्ट यानी ये जो स्ट्रिंग था इस 1 2 3 को एक लिस्ट में कन्वर्ट किया, तो मैंने इसको 1 2 3 को कॉमा की मदद से सेपरेट किया, ठीक है। और यानी इसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने जब ये डाटा लिखा यहाँ पे इस फाइल में, तो इस फाइल में हमारे पास जो डाटा सेव हुआ उसमें जो डाटा सेपरेटर था वो कॉमा था, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि कॉमा की बजाय कोई और सेपरेटर इस्तेमाल करना चाहूँ, मिसाल के तौर पे अगर मैं चाहूँ कि मैं टैब का इस्तेमाल करना चाहता हूँ कॉमा के बजाय, तो उस वक्त मैं यहाँ पे कॉमा की बजाय मैं यहाँ पे /t का इस्तेमाल करूँगा, और /t से मुराद ये है कि टैब, ठीक है। अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो आप देखें कि अब जो न्यू फाइल क्रिएट हुई है उसमें जो सेपरेटर है वो कॉमा है, वह ये मुख्तलिफ कॉलम्स के दरमियान से, ठीक है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ सेपरेटर्स का इस्तेमाल करके अपना डाटा जो है वो टेक्स्ट फाइल में लिख सकते हैं। एक बात और आप देखें कि यहाँ पे जो फाइल है इसकी कोई एक्सटेंशन नहीं है, मैंने न्यू फाइल सिर्फ लिखा, एक्सटेंशन नहीं लिखी। तो अगर हम कोई एक्सटेंशन नहीं लिखते तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका मतलब है कि ये एक टेक्स्ट फाइल है, यानी ये अंडरस्टूड बात है इसमें कि ये एक टेक्स्ट फाइल है और आप इसको किसी भी टेक्स्ट एडिटर की मदद से इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम किसी फ़ाइल में को रीड करना चाहें
तो रीड करने के लिए हम कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं पहले ये एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपना ये डाटा जो है वो उसको लिख रहा हूँ ताकि हम इसको रीड कर सकें। तो ये जो लाइन है, 2 लाइंस हैं, ये हमारे पास ये ऊपर वाला जो डाटा है जिसको मैंने टेक्स्ट कहा है, ये हमारा टेक्स्ट जो है ये उस फाइल के अंदर, न्यू फाइल के अंदर लिख रही है, ठीक है। इन लाइंस की मदद से हम अपना डाटा जो है उस फाइल में लिख रहे हैं। और उसके बाद ये जो कोड है इसकी मदद से मैं अपना डाटा जो है वो रीड कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है, फ़र्ज़ किया मैं इसको जब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देखें कि हमारे पास जो न्यू फाइल क्रिएट, यहाँ पे जो न्यू फाइल है उसके अंदर ये डाटा जो है, जो यहाँ पे ये वाला डाटा था, ये सारा ये डाटा जो है ये हमारे पास इस फाइल में आ गया, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हम इस फाइल में लाइन नंबर 7 के बाद का जो हमारे पास एक्चुअल डाटा जो हम रीड करना चाह रहे हैं वो लाइन नंबर 7 के बाद आता है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, हाउ वी कैन रीड द डाटा जो कि लाइन नंबर 7 के बाद आए, ठीक है। तो उसकी मदद से वो किस तरह होगा, हम अपनी फ़ाइल जो है उसको ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन की मदद से हम ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और सेकंड आर्गूमेंट जो है वो आर होगा। आर का मतलब है कि हम जो फाइल है हमारी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए और हम उस फाइल को रीड कर रहे हैं। और उसके बाद हम यानी जब हमारे पास ये FP जो है ये फाइल हैंडल आ गया तो हम क्या करेंगे, हम इस फाइल की जो तमाम की तमाम लाइंस हैं उनको रीड करेंगे fp.read लाइंस की मदद से। fp.read लाइंस जो है ये एक फंक्शन है तो इसलिए यहाँ पे इसको कॉल किया जा रहा है। और fp.read लाइंस जो है ये बेसिकली हमें क्या रिटर्न करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। और ये जो लिस्ट, चूँकि ये एक लिस्ट रिटर्न करता है, हम इसके ऊपर इटरेट कर सकते हैं, हम इसको फॉर लूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फाइल जो है, ये वाली फाइल जो है, ठीक है, ये जो फाइल है इसकी एक एक लाइन के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ, ठीक है। ये इन्यूमरेट का मतलब ये है कि हमारे पास जो फॉर लूप में जो पहला आर्गूमेंट होगा वो इंडेक्स होगा जो कि लाइन नंबर है, और सेकंड आर्गूमेंट जो होगा वो इसका आउटपुट होगा। इसका आउटपुट जो है वो लाइंस हैं, तो एक एक लाइन जो है वो हम इसकी ले रहे हैं। और जब लाइन नंबर जो है, जो इंडेक्स है वो ग्रेटर दैन 6, यानी चूँकि इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ग्रेटर दैन 6 का मतलब यह है कि ग्रेटर दैन कि हम इस 7th लाइन से आगे हैं। तो तब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो लाइन थी इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है, यानी उसमें जो स्पेसिस हैं उनको मैं उनकी बेसिस के ऊपर इनके सारे मेंबर जो हैं वो उनको सेपरेट कर रहा हूँ। और फिर मैं उसको उसका जो मतलब ये यानी ये सारे का सारा मैंने इसको एक लिस्ट में कन्वर्ट किया और इस लिस्ट में 3 मेंबर्स होंगे, ये तीनों कॉलम जो हैं उसमें होंगे। और फिर उसके एक एक मेंबर को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और उस दोबारा से ये जो लिस्ट आएगी जिसमें ये तीनों मेंबर्स एज ए फ्लोट हैं होंगे, उसको मैं इस लाइंस जो डिक्शनरी है इसमें मैं जो लिस्ट है उसमें मैं अपेंड कर रहा हूँ। तो अब इसमें जब हमने ये सारी जो लिस्ट है, जब हमने इसको क्रिएट कर लिया तो हम जब इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो आप देखें कि हमारे पास इसने ये जो प्रिंट किया, ये यहाँ से ये डाटा जो है ये यहाँ से शुरू होके ये 11.040 तक हुआ। तो इस तरह से हम अपना किसी भी फाइल में से किसी स्पेसिफ़िक जगह से लेके, स्पेसिफ़िक लाइन से लेके स्पेसिफ़िक लाइन तक हम डाटा जो है वो रीड कर सकते हैं। उसके अलावा इस जो अभी हमने फंक्शन इस्तेमाल किया fp.read लाइन, इसका नुकसान ये था कि हमने पूरी की पूरी फाइल जो है वो एक ही दफ़ा रीड कर ली, और जब हमने एक ही दफ़ा रीड कर ली तो इसका मतलब है कि सारी की सारी फाइल हमारे मेमोरी में चली गई। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमारे पास फ़ाइल बहुत बड़ी है, यानी फ़र्ज़ किया 10 GB 20 GB की फ़ाइल है और उसमें हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ लाइंस हैं। तो अगर हम उसको भी fp.read लाइन्स की मदद से रीड करेंगे तो क्या होगा, वो सारी की सारी लाइन्स जो है वो मेमोरी में आ जाएंगी और हमारी मेमोरी जो है वो यानी हमारी मेमोरी का एफिशिएंट इस्तेमाल नहीं है या वो मेमोरी ख़त्म हो जाएगी। उस तरह से हम उस आउट ऑफ मेमोरी एरर आ सकता है। तो उसका हल ये है कि हम एक एक लाइन को उस फाइल को लाइन बाय लाइन रीड करें और एक लाइन को प्रोसेस करने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे जब मूव करें तो पिछली लाइन को मेमोरी से डिलीट कर दें। तो वो हम किस तरह से करेंगे, वो हम यानी इस सिंटैक्स के थ्रू करेंगे। कि आप देखेंगे मैं यहाँ पे फ़ाइल को रीड कर रहा हूँ, चूँकि ये आर है तो आर का मतलब ये है कि इस फाइल को मैं रीड कर रहा हूँ, और इसको जब मैंने रीड कर रहा हूँ तो ये FP जो फाइल हैंडल है मैं फ़ाइल हैंडल के ऊपर इन्यूमरेट कर रहा हूँ, ठीक है, यानी हम फाइल हैंडल के ऊपर भी इटरेट कर सकता हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर इटरेट कर रहा हूँ तो ये फाइल हैंडल के ऊपर जब हम इटरेट करूँगा तो ये मुझे एक एक लाइन एक वक्त में देगा। तो और ये चूँकि इन्यूमरेट का मैंने इस्तेमाल किया तो इन्यूमरेट का मतलब यह है कि जो हमारे पास फर्स्ट आर्गूमेंट हो, फर्स्ट वेरिएबल होगा वो इसका इंडेक्स होगा, यानी जो फॉर लूप का इंडेक्स होगा वो फर्स्ट आर्गूमेंट होगा, और सेकंड आर्गूमेंट ये जो है ये इस फाइल में वो लाइन होगी। अब चूँकि हर इटरेशन के ऊपर
हम जो हमारा ये जो वेरिएबल लाइन है ये न्यूली डिफ़ाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम सारी की सारी फाइल जो है वो एक ही दफ़ा में रीड नहीं कर रहे मेमोरी में, हमारे पास जो फाइल है वो एक एक करके मेमोरी में आ रही है। उसके बाद अगर हम ये चाहें कि हमारे पास फ़ाइल है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास जो न्यू फाइल थी, अगर हम ये चाहें कि इसकी किसी स्पेसिफिक लाइन, मिसाल के तौर पे कि इस लाइन नंबर 9 के बाद हम चाहें कि कुछ ऐड हो जाए, कुछ न्यू टेक्स्ट जो है इस लाइन नंबर 9 के बाद हम लिखें, तो वो कैसे करेंगे? उसका तरीक़ाकार ये है कि हम पहले सारी की सारी फ़ाइल को रीड करें, उसको सेव करें यहाँ पे मेमोरी में लाइंस, जो कि इसमें रीड लाइंस की वजह से हमने सारी की सारी फाइल जो है वो एज ए लिस्ट रीड कर, उसको हमने इस लाइंस जो लिस्ट में उसको सेव कर लिया। और उसके बाद लाइंस चूँकि एक लिस्ट है तो लिस्ट डॉट इंसर्ट यानी लाइंस डॉट इंसर्ट का जो एक लिस्ट का मेथड, लिस्ट जो है उसका एक मेथड होता है इंसर्ट। उसका जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो इंडेक्स होता है, यानी जिस इंडेक्स के ऊपर हम कोई चीज़ इंसर्ट कोई वैल्यू इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो इंडेक्स बताएंगे। और उसका जो सेकंड यानी इंसर्ट फंक्शन का जो सेकंड आर्गूमेंट है वो डाटा होना चाहिए जो वो वैल्यू होना चाहिए जो हमने इंसर्ट करनी है। तो यहाँ पे 9 का मतलब ये है कि हम 10th लाइन के ऊपर हम कुछ इंसर्ट करना चाह रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो लाइंस चूँकि चेंज हो गई, तो अब हम जो लाइंस हैं मॉडिफाइड लाइंस, हम इसको दोबारा से इस सेम फाइल नेम के साथ हम उसको राइट करेंगे। यहाँ पे हम उसको रीड कर रहे हैं और यहाँ पे हम राइट करेंगे। राइट का मतलब ये कि हम बेसिकली प्रीवियस लाइन को ओवर राइट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा इस सेल को, तो आप देखें कि हमारे पास जो पहले फ़ाइल थी न्यू फाइल, उस फाइल में लाइन नंबर 10 के ऊपर ये जो न्यू टेक्स्ट था, यहाँ पे जो ये टेक्स्ट जो हम लिखना चाह रहे थे वो टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने किया क्या है, बेसिकली हमने पहली फ़ाइल को रीड किया है, उसको मेमोरी में रखा है और मेमोरी में उस फाइल की जो लाइंस थी उसको चेंज किया है और दोबारा से उन लाइंस को फाइल में लिखा है। चूँकि इस फाइल का ये जो नेम है ये सेम है एज़ विद दिस नेम, तो इसलिए हमारे पास हम समझ सकते हैं कि हमने सेम फाइल में ही चेंज किया है। अदरवाइज़ अगर हम इस फाइल का नेम चेंज होता तो प्रीवियस फाइल जो है वो चेंज नहीं होनी थी, बल्कि न्यू फाइल क्रिएट हो जानी थी। इसके बाद मैं आपको जेसन फॉर्मेट के बारे में बताऊंगा। जेसन जो है वो एक ह्यूमन रीडेबल फाइल फॉर्मेट है और बेसिकली ज़्यादा फेवरेबल है जब आपके पास डाटा जो है वो एक डिक्शनरी की फॉर्म में हो। तो फ़र्ज़ किया हमारे पास यहाँ पे एक डिक्शनरी है जिसको मैंने डाटा कहा और मैं चाहता हूँ कि ये डिक्शनरी को मैं एक जेसन फाइल में जेसन फॉर्मेट में फ़ाइल के अंदर सेव करूँ। तो उसके लिए मैं ये जो जेसन लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर, ये बिल्ट इन लाइब्रेरी है। बिल्ट इन का मतलब ये है कि आपको इसको इंस्टॉल नहीं करना होगा। तो मैं इस जेसन लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूँगा और फिर जेसन डॉट डंप, यानी बजाय इसके कि मैं fp डॉट राइट करूँ, मैं जेसन डॉट डंप करूँगा। और जेसन डॉट डंप को जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो डाटा होना चाहिए, जो मैं डाटा उसके अंदर डंप करना चाह रहा हूँ, जो मैं डाटा लिखना चाह रहा हूँ। और सेकंड आर्गूमेंट जो है वो फाइल हैंडल होना चाहिए, जिस फाइल में मैं वो लिखना चाह रहा हूँ। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट होगी जिसकी एक्सटेंशन जो है वो डॉट जेसन है, ठीक है। और इस फाइल के अंदर ये जो डिक्शनरी मैं लिखना चाह रहा था यहाँ पे वो इस फाइल के अंदर आ गई। आप देखेंगे यहाँ पे जो डिक्शनरी है ये सारी की सारी एक ही लाइन में है। और अगर मैं चाहूँ कि ये एक लाइन में ना हो तो यहाँ पे मैं इंडेंट इज इक्वल टू ट्रू कर दूँगा। तो अगर मैं इंडेंट इज इक्वल टू ट्रू करूँ अब मैं अपनी फ़ाइल को देखूँ तो आप देखें कि इसने इस डिक्शनरी को एक ही लाइन में नहीं लिखा, बल्कि ये मोर रीडेबल है इस वक्त, क्योंकि इस डिक्शनरी की हर की वैल्यू पेयर जो है वो एक सेपरेट लाइन पे है। अच्छा, उसके अलावा जेसन डॉट डंप जो है वो सिर्फ हम डिक्शनरी के लिए ही इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम इसमें कोई से भी पाइथन की जो नेटिव टाइप है वो हम लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे सिर्फ एक लिस्ट जो है हम वो लिखना चाह रहे हैं जेसन फाइल में, तो हम एक डिक्शनरी को भी इस फाइल में जेसन फाइल में लिख सकते हैं। तो आप देखें कि अभी जब हमने इस लिस्ट को लिखा तो यहाँ पर इस फाइल में जेसन फाइल में सिर्फ वो जो लिस्ट हमने लिखी वो उसके अंदर लिखी जा चुकी थी। उसके बाद अगर मैं ये चाहूँ कि हमारे पास, यानी जब हमने पहले ये फ़ाइल लिखी तो आपने देखा कि यहाँ पे एक डिक्शनरी जो थी वो उसके अंदर लिखी गई। और अगर मैं ये चाहूँ कि इस डिक्शनरी की जो कीज़ हैं वो सॉर्टेड हों, तो मैं यहाँ पे जब इस जेसन डॉट डंप फंक्शन का इस्तेमाल करूँ तो इसमें मैं सॉर्ट कीज़ अगर मैं ट्रू कर दूँ तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारे पास जो फ़ाइल सेव होगी, जो क्रिएट होगी, बेसिकली जो उस फाइल में जो डाटा सेव होगा वो उसकी जो कीज़ होंगी वो
वो सॉर्टेड होंगी, यानी अल्फ़ाबेटिकली वो सॉर्टेड होंगी। उसके अलावा जेसन फाइल का एक लिमिटेशन ये है कि जेसन फाइल में हम सिर्फ पाइथन की नेटिव टाइप सेव कर सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे हमने अभी तक डिक्शनरी सेव की थी, लिस्ट सेव की थी, इसके अलावा आप इसमें ट्यूपल सेव कर सकते हैं, आप इंटीजर और फ्लोट सेव कर सकते हैं, बूलियन टाइप सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा जो है वो पाइथन का नेटिव टाइप नहीं है तो आप उसमें वो डाटा सेव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे numpy एक लाइब्रेरी है जो कि साइंटिफिक कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और यहाँ पे हम एक numpy एरे क्रिएट कर रहे हैं, np.array या np.array एरे आप इसको एक लिस्ट की तरह ही समझ सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसकी टाइप डिफरेंट है। तो यहाँ पे मैं इसको np डाटा जो है वो हमारे पास एक numpy का एरे है, और जब मैं इस numpy एरे को इसमें जेसन डॉट डंप की मदद से सेव करना चाहूँगा जेसन फाइल फॉर्मेट में, तो आप देखें कि हमारे पास ये एरर देगा। और एरर मैसेज जो है वो काफ़ी क्लियर है। वो कह रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप nd array इज़ नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। यानी ये कह ये रहा है कि हमारे पास जो डाटा हम सेव करना चाह रहे हैं जेसन फाइल में वो nd array टाइप है, और nd array टाइप जो है वो सेव नहीं हो सकता, सीरियलाइजेबल नहीं है। यानी उसको हम उसको टेक्स्ट फॉर्म में उसको सेव, जेसन जो है वो उसको सेव नहीं कर सकता, ये जेसन डॉट डंप जो फंक्शन है। तो अगर हम इसकी टाइप चेक करें, हमारे पास जो डाटा था जो हमने डंप करने की कोशिश की जेसन डॉट डंप में, तो आप देखें कि उसकी टाइप जो है वो nd array है फ्रॉम numpy लाइब्रेरी। अब चूंकि ये numpy array जो है ये इसमें हमने देखा कि इसका करंटली एक ही मेंबर था, और इसमें ये जो एक ही वैल्यू थी, और ये वैल्यू जो थी ये एक मतलब अपेरेंटली एक इंटीजर है। और अगर हम इसमें से ये इंटीजर को स्लाइस करें, यानी इस इंडेक्स ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट्स जो है वो एज एन इंडेक्स के तौर पे इंडेक्सिंग ऑपरेटर के तौर पे इस्तेमाल करके हम इसमें फर्स्ट मेंबर एक्सट्रैक्ट करें, और आप देखें कि इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो 2 है, और जो कि अपेरेंटली लग रहा है कि जैसे ये इंटीजर है। तो अगर हम ये इंटीजर ये जो 2 है ये अगर हम इसमें जेसन में सेव करने की ट्राई करें, तो आप देखें कि हमारे पास दोबारा से इसने एरर दिया। अब इसने एरर दिया कि ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप int 64 इज़ नॉट जेसन सीरियलाइजेबल। यानी इसका मतलब यह है कि ये जो 2 था ये बेसिकली, ये जिसको हमने np data 0 कहा, ये बेसिकली int 64 था ये, और int 64 जो है ये numpy की टाइप है, ये पाइथन की नेटिव टाइप नहीं है। तो जेसन फाइल फॉर्मेट की एक लिमिटेशन है कि जेसन जो है वो पाइथन की नेटिव टाइप ही सिर्फ सेव कर सकता है। अब अगर हम इसकी टाइप चेक करें np data 0 की, तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें पता चलेगा कि इसकी जो टाइप है वो np 64 है, int 64 है फ्रॉम numpy, ठीक है। और अब अगर हम इसको पाइथन के नेटिव टाइप में कन्वर्ट करना चाहें तो हम ये int फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और int फंक्शन के इस्तेमाल के बाद हमारे पास जो इसकी टाइप होगी इस डेटा की वो पाइथन का नेटिव इंटीजर हो। अब ये जो डेटा है np data 0 int, जो कि हमने इस np data 0 को हम के ऊपर int फंक्शन इस्तेमाल करने से आया, ये जो है अब ये पाइथन की नेटिव इंटीजर टाइप है। तो अब हम इसको जेसन फाइल में इसको सेव कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने पहले देखा कि हम यहाँ पे एक एरे क्रिएट करें numpy एरे, और चूँकि ये numpy एरे है तो इसलिए हम इसको जेसन फाइल में डंप नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि ये numpy एरे है तो हम इस पूरे numpy एरे को हम एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, टू लिस्ट की मदद से हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब ये जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो गया तो अब लिस्ट चूँकि एक पाइथन की नेटिव टाइप है, तो हम इस वजह से ये जो लिस्ट डाटा है इसको हम जेसन फाइल फॉर्मेट में डंप कर सकते हैं। आप देखें कि जब मैं इस सेल को रन करूँगा तो ये सक्सेसफुली रन हो गया। अभी तक जितना भी हमने डाटा फाइल्स में रीड किया, जेसन फाइल हो या नॉर्मल टेक्स्ट फाइल हो, वो ह्यूमन रीडेबल था। लेकिन इस ह्यूमन रीडेबल डाटा को, यानी कंप्यूटर से मेमोरी में से या स्टोरेज में से मेमोरी में से कंप्यूटर के अंदर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में डाटा लिखने की एक कीमत हमें चुकानी पड़ती है, और ये कि डाटा का जो हमारी फ़ाइल का साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर हमारे पास डाटा बहुत बड़ा हो तो फाइल का साइज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है फाइल को रीड करना और फाइल को लिखना, उसके अंदर लिखना या उसके अंदर अपेंड करना वो काफ़ी मुश्किल, स्लो हो जाएगा। तो उसका हल ये है कि हम डाटा को ह्यूमन रीडेबल की बजाय
रीडेबल फॉर्म की बजाय हम उसको बाइनरी फॉर्मेट में लिखते हैं। बाइनरी फॉर्मेट का मतलब ये नहीं है कि जब आपने उसको लिखा होगा टेक्स्ट फाइल में तो वो 0101 आपको नज़र आएंगे। बाइनरी फाइल का मतलब ये है कि वो मशीन रीडेबल डाटा है, वो मशीन उसको पढ़ सकेगी उस फाइल को, हम नहीं उसको पढ़ सकेंगे। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इस वक्त आपको पिकल मॉड्यूल बताऊंगा कि पिकल मॉड्यूल की मदद से हम किसी भी डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। लेकिन पिकल मॉड्यूल के अलावा और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जो कुछ बिल्ट इन हैं, कुछ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं या लाइब्रेरीज़ हैं जो कि आप डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में जिनकी मदद से आप डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे फ़र्ज़ किया हमारे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स हैं, और अगर मैं चाहूँ कि इस लिस्ट को बाइनरी फॉर्मेट की फॉर्म में फाइल के यानी मैं इसको सेव करूँ, तो मैं ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करूँगा विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट मैनेजर जो कि विद है, और यहाँ पे W का मतलब है कि मैं न्यू फाइल क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और B का मतलब ये है कि ये जो फाइल होगी ये इसमें डाटा जो होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में सेव होगा। अब इसने हमें ओपन फंक्शन ने हमें फ़ाइल हैंडल दिया, रिटर्न किया माई, जिसको मैंने माई पिकल फाइल कहा, और अब मैं पिकल फाइल की मदद से पिकल डॉट डंप फंक्शन की मदद से इसके अंदर जो डाटा है अपना वो सेव करूँगा, और वो जो डाटा सेव होगा वो बाइनरी फॉर्मेट में होगा। अब पिकल डॉट डंप को जो फर्स्ट आर्गूमेंट है वो डाटा होना चाहिए जो मैं उसके अंदर डंप करना चाह रहा हूँ, और सेकंड आर्गूमेंट जो है वो फाइल हैंडल है जो जिस फाइल के अंदर मैं वो डाटा सेव करना चाह रहा हूँ। अब फ़र्ज़ किया अगर मैं यहाँ पे इस सेल को रन करता हूँ तो आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट हुई जो कि यहाँ पे इस फाइल का नाम मैंने चूँकि सिर्फ न्यू फाइल रखा था, तो यहाँ पे ये जो न्यू फाइल है ये इस वक्त क्रिएट हुई, और आप देखें कि जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो इसके अंदर जो डाटा है वो मैं उसको पढ़ नहीं सकता हूँ, उसको मैं नहीं समझ सकता हूँ ये क्या है। तो चूँकि ये बाइनरी फाइल है तो इसलिए हम इसको नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर से इसको ओपन नहीं कर सकते। यहाँ पे जो मैंने डाटा सेव किया था यहाँ पे इससे ऊपर यहाँ पे ये सारे का सारा इसमें ये इंटीजर्स थे, यहाँ पे ये सारे के सारे इंटीजर्स थे, और ओवरऑल ये एक लिस्ट थी। ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर अगर इंटीजर के अलावा फ्लोट्स हों तो मैं उन फ्लोट्स को भी इसके अंदर सेव कर सकता हूँ, और फ्लोट के अलावा मैं अगर कोई स्ट्रिंग डाटा है तो मैं स्ट्रिंग डाटा को भी बाइनरी फॉर्मेट में सेव कर सकता हूँ, और उसके अलावा अगर कोई ट्यूपल है या डिक्शनरी है, जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे इसमें डिक्शनरी भी है और स्ट्रिंग भी है और बूलियन भी है और यहाँ पे नन टाइप भी है, तो यानी जितनी भी पाइथन की नेटिव टाइप्स हैं जो कि हमने देखा कि इससे पहले जेसन फाइल फॉर्मेट में भी सेव हो रही थी, हम उन सारी नेटिव टाइप को बाइनरी फाइल फॉर्मेट में भी विद द हेल्प ऑफ पिकल मॉड्यूल हम उनको सेव कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास यानी बाइनरी फॉर्मेट में डाटा सेव हो चुका है, फ़ाइल हमारे पास मौजूद है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल थी, ये न्यू फाइल जो है ये बाइनरी फाइल है, और अगर हमारे पास बाइनरी फाइल में कोई फाइल है जो कि जिसमें डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में लिखा हुआ है और हम उसमें से डाटा रीड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम पिकल डॉट लोड का इस्तेमाल करेंगे। तो पिकल डॉट लोड जो है वो हमें यानी जो बाइनरी फॉर्मेट में जो डाटा है वो हमें रिटर्न करता है। हम उसके लिए हम पहले उसी तरह से विद कंटेक्स्ट मैनेजर के साथ फ़ाइल को ओपन फंक्शन के ज़रिए रीड करेंगे, और यहाँ पे RB का मतलब यह है कि R का मतलब है रीड, यानी फ़ाइल जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, और B का मतलब है कि जो फ़ाइल है ये बाइनरी फाइल है, और इसने हमें ये फ़ाइल हैंडल रिटर्न किया, और पिकल डॉट लोड की मदद से हमने इस फ़ाइल को रीड कर लिया। पिकल डॉट लोड जो है वो हमें रिटर्न करता है वो डाटा जो उस फाइल के अंदर हो। तो अब जब मैं ये माई बाइट्स जो है इसको प्रिंट करूँगा तो आप देखें कि इसने हमें वही डाटा रिटर्न किया जो कि हमने इसके अंदर लिखा था। अच्छा, पिकल मॉड्यूल का एक एडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू बाइनरी मॉड्यूल। एक तो एडवांटेज हमने देखा कि वो डाटा को बाइनरी फॉर्मेट में लिखता है, जिसकी मदद से हम लार्ज डाटा जो है वो सेव कर सकते हैं, यानी सेम अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में कम जगह घेरेगा, कम स्पेस लेगा एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन रीडेबल यानी जेसन फाइल या सिंपल टेक्स्ट फाइल। इसका एक और एडवांटेज ये है पिकल मॉड्यूल का कि ये पाइथन की नेटिव टाइप के अलावा दीगर लाइब्रेरीज़ के जो डाटा टाइप्स हैं उसको भी अकोमोडेट करता है। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उसी तरह से मैं numpy एरे क्रिएट कर रहा हूँ। माई बाइट्स जो है ये एक numpy एरे है जो कि पाइथन की नेटिव टाइप नहीं है, और मैं यहाँ पे इसको पिकल डॉट डंप की मदद से इसको डंप कर रहा हूँ बाइनरी फाइल में, और यहाँ पे दोबारा से मैं इसको उसी फाइल को मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, और जो मैं डाटा रीड कर रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे उसकी टाइप को प्रिंट कर रहा हूँ।
तो आप देखें कि ये सेल चूँकि सक्सेसफुली रन हो गया, इसका मतलब ये कि हमने इस numpy एरे को सेव भी कर लिया और उसके बाद सेव्ड फाइल को हमने लोड भी कर लिया, और उसकी जब हमने टाइप प्रिंट की तो वो टाइप जो थी वो ND एरे थी। इसका मतलब ये है कि जब हमने इस फाइल को सेव किया पिकल की मदद से, अब डाटा को हमने इस एरे को जब numpy की पिकल की मदद से हमने इसको सेव किया, और सेव करने के बाद जब हमने लोड किया तो उसने हमें वही टाइप रिटर्न की डाटा की जो उसकी सेव करने से पहले जो उसकी टाइप थी। यानी पिकल मॉड्यूल जो है वो टाइप भी मेंटेन रखता है डाटा की। इसके अलावा एक टॉपिक मैं ऊपर यहाँ पे मिस किया, जो कि था कि जेसन फाइल फॉर्मेट में जब हमारे पास डाटा अगर हमारे पास फाइल हो तो हम उसको कैसे लोड करेंगे या रीड करेंगे। तो उसको रीड करने का जो तरीका है वो भी ओपन फंक्शन की मदद से हम जो सेकंड आर्गूमेंट है वो R होना चाहिए, और हम जेसन डॉट लोड ये जो फंक्शन है इसकी मदद से हम डाटा जो है वो लोड कर सकते हैं। और जेसन डॉट लोड जो है वो भी हमें जो फाइल का डाटा है वो सारे का सारा डाटा हमें रिटर्न करता है, और जब हम इसको आप देखेंगे हम जब इसको प्रिंट करते हैं तो हमें ये वही डाटा रिटर्न करता है जो हमने यहाँ पे उस फाइल के अंदर जो यहाँ पे लिखा था। तो उसके अलावा जो अगर हम इसकी टाइप चेक करेंगे, जो डाटा इसने लोड किया जेसन डॉट लोड ने, तो उसकी टाइप जो है वो लिस्ट है। यानी जेसन डॉट लोड की मदद से जो डाटा रिटर्न होता है उसकी टाइप भी मेंटेन रहती है, जैसे कि हमने बाइनरी फाइल फॉर्मेट में भी देखा। तो उम्मीद है इस लेसन में आपको समझ आई होगी कि आप मुख्तलिफ फ़ाइल फॉर्मेट्स में पाइथन के अंदर डाटा जो है वो कैसे लिख सकते हैं और कैसे उसको रीड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।